नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज में हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी में हलचल तेज। जेपी नड्डा ने बुलाई अहम बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा। कल दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की होगी बैठक, नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे हैं बधाई संदेश। प्रधानमंत्री ने दिया जवाब, सभी का जताया आभार, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे उचित निर्णय। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार की याचिका में हरियाणा और यूपी में अतिरिक्त पानी देने की मांग। बेंगलुरु में आज खत्म हो रही है यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। रेवन्ना पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज। और आज आखिरी बार भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी करने उतरेंगे सुनील छेत्री। फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग में कुवैत से होना है सामना। टीम देना चाहेगी जीत के साथ कप्तान को विदाई। तो नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम ट्रैक करते हुए आपके लिए। और इस बैठक में अमित शाह, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की मौजूदगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। अभी सरकार गठन से पहले चुनाव के नतीजों पर भी इस बैठक में मंथन होने की अनुमान जताए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक का अगर जिक्र किया जाए तो जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी नेताओं की ये बैठक है। चुनावों को लेकर तो चिंतन है ही। सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे दिल्ली। और इस लिहाज से इस बैठक की अगर बात की जाए, क्योंकि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पत्र पारित किया गया एनडीए के घटक दलों द्वारा, उसके बाद ये बैठक बेहद अहम है क्योंकि कल एनडीए के संसदीय दल की भी बैठक होनी है। तो जेपी नड्डा के घर राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद हैं। नड्डा के घर पर नई सरकार को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर इस बैठक में कई मंथन और चिंतन हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नड्डा के आवास पर वरिष्ठ नेता जुड़े हैं, बैठक का एजेंडा क्या है? आंचल, देखिए, कल जब एनडीए की बैठक हुई थी तब ये फैसला लिया गया था कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये तीनों नेता एनडीए के सहयोगियों से बातचीत करेंगे कि एनडीए की जो भागीदारी सरकार में कैसी हो, उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, इसको लेकर एक तरह से प्राथमिक बातचीत ये तीनों नेता करेंगे एनडीए के सहयोगी दलों से। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम फैसला लेना होता है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में किसे रखना है, किस दल को कितनी सीटें देनी है। लेकिन चूंकि एनडीए को इस बार स्पष्ट बहुमत मिला है और उसमें टीडीपी और जेडीयू जैसे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, तो ये निश्चित है कि एनडीए के सहयोगी दलों की भागीदारी सरकार में बढ़ने वाली है। क्षेत्रीय संतुलन और पार्टी वाइज क्या कुछ जगह दी जा सकती है और उन दलों की क्या उम्मीदें हैं, उसको लेकर एक बातचीत का दौर होना है। उसके लिए इन तीन नेताओं को अधिकृत किया गया है। तो आज की जो बैठक हो रही है उसमें तीनों नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये तीनों नेता सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। चूंकि कल संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद दावा पेश किया जाएगा और संभवतः 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो फिर उतना समय नहीं है, बातचीत एनडीए से एक प्राथमिक तौर पर पहले हो जाए,
उन दलों की उम्मीदें पूछ ली जाए, वो क्या चाहते हैं और क्या सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से क्या सोच है, वो अपनी तरफ से क्या ऑफर करना चाहते हैं। इन सब की एक प्राथमिक बातचीत बीजेपी चाहती है कि सरकार गठन से पहले की जो ये बातचीत का दौर है ये पूरा कर लिया जाए। उसके लिए ये बैठक हो रही है। हम जानते हैं कि देर रात प्रदेश अध्यक्षों और जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके साथ भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हो सकती है कि राज्यवार क्या कुछ बीजेपी के सांसदों को कितनी जगह दी जाए और राज्यों के प्रदर्शन पर बाद में चर्चा होगी कि किस राज्य में क्या कुछ प्रदर्शन रहा। तो हम ये मान सकते हैं कि तमाम घटक दलों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए ये बैठक बेहद अहम है। और जब हम शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो इस बार जो शपथ की बारी है उसमें किसमें कितनी हिस्सेदारी होगी, यानी कि तमाम जो आप बात कह रहे जो आकांक्षाएं हैं घटक दलों की, उनका मान किस तरह से रखा जाएगा, उस लिहाज से आज का ये दिन जब बैठक में तमाम बड़े नाम मौजूद हैं बेहद अहम है। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो ये कि पिछड़े वर्ग से आने वाले जो सांसद हैं उनमें से जो मंत्री बनाया जाना है, हमने देखा था कि 2019 में एक नया रिकॉर्ड जब फेरबदल हुआ और विस्तार हुआ तो कायम हुआ था। आज़ादी के इतिहास के बाद से सबसे ज़्यादा मंत्री केंद्र में मोदी सरकार में पिछड़े वर्ग से बनाए गए थे। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो रिकॉर्ड बना रहेगा, यानी पिछड़े वर्ग से काफ़ी मंत्री आपको केंद्र सरकार में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि एनडीए के सहयोगियों की संख्या बढ़ी है और एनडीए से ज़्यादा सहयोगियों से सांसद भी जीत कर आए हैं, तो उनकी भागीदारी सरकार में बढ़ने वाली है। किस दल को कितने मंत्री मिलेंगे उस पर चर्चा होगी। तीसरी बात जो एक ये है कि जो एक बड़ा बदलाव दिखता है कि इस बार उड़ीसा, जहाँ से बीजेपी ने एक अकल्पनीय प्रदर्शन किया है, एक सीट छोड़कर सारी लोकसभा सीटें जीती हैं, राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप दक्षिण भारत, जो उस पर बीजेपी ने बहुत जोर लगाया था और कुछ सफलताएं मिली, कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ कसर रह गई। केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां टीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई है, आने जा रही है, शपथ ग्रहण होने वाला है चंद्रबाबू नायडू का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों से अहम भागीदारी दी जा सकती है, ये बहुत स्पष्ट है। और संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत से बीजेपी का हमेशा से एक देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 2019 के मुकाबले इस बार जरूर वहाँ कमी आई है। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हालांकि दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे जो इलाके हैं वहाँ बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन दोहराया है। गुजरात में भी कमोवेश उसी तरह का शानदार प्रदर्शन रहा है। तो ये वहाँ की भागीदारी, क्षेत्रीय संतुलन, सहयोगियों को संतुष्ट करना और नए क्षेत्रों पर ध्यान देना जहां पर बीजेपी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया। तो इसके लिए एक सामंजस्य बिठाना, उसकी एक जो प्राथमिक चर्चा है, पार्टी क्या चाहती है, पार्टी का दृष्टिकोण क्या है, फीडबैक क्या है राज्यों से, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों का, वो क्या चाहते हैं अपने राज्य के लिए, और सबसे अहम कि सहयोगी क्या चाहते हैं। तो उसके लिए ये बैठक हो रही है और इसके बाद हम देखेंगे कि सहयोगियों से बातचीत भी होगी, टेलीफोन जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। कल एक थोड़ी सी संक्षिप्त बातचीत हुई थी, लेकिन कल वो जो बैठक हुई थी उसमें जो मुख्य एजेंडा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए नेता चुने जाने। जहां पर कहीं उम्मीदें पूरी नहीं हुई, कोई कोर कसर बाकी रह गई, खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए यहाँ पर राजस्थान को लेकर, उसको लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि ये भी अहम है कि जब कर्तव्यनिष्ठ तमाम बूथ वर्कर्स हैं, कहाँ कमी रह गई, इस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक सामने हुई है। देखिए, देश में 29 राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ राज्यों में बीजेपी ने बढ़िया किया है, कुछ राज्यों में 2019 के मुकाबले थोड़ा कमतर प्रदर्शन रहा है। इन सब की पूरी विस्तार से समीक्षा होगी, लेकिन वो अभी समय नहीं है। अभी एनडीए की गठन में किस राज्य को कितने भागीदारी दी जाए उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश से 2019 के मुकाबले कम सांसद आए हैं तो कम मंत्री बनाए ही जाएंगे। हो सकता है एक आध संख्या कम हो, चूंकि 19 के मुकाबले कम एनडीए के कुल मिलाकर सांसद जीते हैं, लेकिन उन राज्यों पर उतना ही ध्यान दिया जाएगा जहां से थोड़ी सी कसर रह गई बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से। वो वहां के जो क्षेत्रीय समीकरण है
या फिर जो आगे की चुनौतियां हैं उसको देखकर फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अब देखिए बिहार, वहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है एनडीए का, थोड़ी सी कसर जरूर रही 2019 के मुकाबले, लेकिन फिर भी एनडीए ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। एनडीए में आप जेडीयू की शानदार सीटें आई, बीजेपी भी काफ़ी सीटें बचाने में कामयाब रही। तो वहाँ चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, तो ये देखा जाएगा, हरियाणा में चुनाव होना है। तो ऐसे में इन राज्यों पर विशेष तौर पर ध्यान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में क्या हम जानते हैं कि कई बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, कई चुनाव जीते भी हैं, हालांकि कुछ मंत्री जो वो हार भी गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव जीते हैं, इस तरह के प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते हैं। तो उत्तर प्रदेश 80 सांसदों वाला राज्य है, तो किस तरह का फॉर्मूला हो सकता है? बनी सकते हैं, लेकिन जरूर है बिल्कुल आप इतने सालों से कवर करते आए हैं राजनीति को, किस तरह के फॉर्मूले को लेकर बड़ा अहम रोल यहाँ जेपी नड्डा का है, जिसमें उन्हें संयोजक के तौर पर ये सामंजस्य बिठाना होगा तमाम घटक दलों के साथ। तो किस फॉर्मूले के साथ या किस रणनीति के साथ ये काम किया जाएगा? देखिए, कोई एक फार्मूला नहीं होगा। किसी राज्य में ज़्यादा चुनौतियां हैं तो हो सकता है वह कम लोकसभा सांसदों के बावजूद मंत्री अच्छे खासे बना दिया जाए। उड़ीसा जैसे राज्यों में प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो उड़ीसा की बीजेपी को लगता है कि उनका इस बार ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। महाराष्ट्र में चूंकि चुनाव है तो महाराष्ट्र में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी बीजेपी हो सकता है कि महाराष्ट्र को तरजीह दे। दूसरी बात है कि एनडीए के सहयोगी अच्छी संख्या में जीते हैं, तो सहयोगियों से मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जेडीयू से ज़्यादा मंत्री आप केंद्र में देखेंगे। आप तो माना ये भी जा रहा है कि खास तौर पर टीडीपी, बिल्कुल तो हम मान सकते हैं, बिल्कुल तो शैलेंद्र हम मान सकते हैं कि टीडीपी और जेडीयू बीजेपी के लिए बहुत अहम है। उस लिहाज से मंत्रिमंडल में किसे पोर्टफोलियो कौन सा मिलने वाला है, सहयोगी दल अपनी विश लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से ये बात रख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष के सामने, इसमें एक अहम भूमिका ये है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मोदी 3.0 की तैयारी की, तो उसकी रूपरेखा बहुत अहम तरीके से आज स्पष्ट होगी। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, राजनीतिक दल हैं वो अपनी भागीदारी चाहेंगे, और खासतौर पर जब अच्छा प्रदर्शन किया है तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एनडीए सरकार भी उनकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो। प्राथमिक बातचीत भी हुई है, कुछ ये कहे जा रहे हैं, हालांकि उसकी भाई बहुत पुष्ट खबर नहीं है कि कुछ अच्छे मंत्रालय, कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय सदस्यों की मंत्रिमंडल परिषद में सदस्य की संख्या ज़्यादा हो उन दलों की, इस सब की बातचीत एक तरह से सामने आई है। शीर्ष नेताओं की तरफ से ऐसा कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसी चर्चा है समर्थक वर्ग में, जो जेडीयू के हैं या फिर जो टीडीपी के हैं। जेडीयू के कुछ नेताओं ने एक तरह से बात चर्चा भी की है कि जेडीयू को ज़्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। टीडीपी मुखिया ने जब दिल्ली से वो कल जाते जाते हुए विजयवाड़ा ये साफ कर दिया कि देखिए, हम एनडीए मिलकर चुनाव लड़े हैं, कोई संशय नहीं है, हम इशारा भी था कि सब कुछ आगे जो जिस प्रक्रिया से चलना है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये हम बहुत स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि राजनीतिक प्रक्रिया और बातचीत का दौर तो निश्चित तौर पर चलेगा, क्योंकि सरकार गठन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें तमाम फीडबैक लिए जाते हैं, पार्टी से, सहयोगियों से, चुनौतियों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से हो सकता है कि इस बार ज़्यादा मंत्री बने, चाहे वो सहयोगियों को हो या फिर बीजेपी के हो। और उत्तर भारत में बिहार हो, चूँकि वहाँ जेडीयू इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आई है, और बाकी चूँकि वहाँ चुनाव भी बहुत अब दूर नहीं है, खबरें आ रही हैं इस बार मंत्री अच्छी खासी संख्या में बनाया बिल्कुल, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मुंबई से देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये देखिए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है दिल्ली। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, यूपी के केशव मौर्य आ रहे हैं, ब्रजेश पाठक आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप देखें कि मध्य प्रदेश के, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के भी देवेंद्र फडणवीस आएंगे। देवेंद्र फडणवीस पर इसलिए नजर है कि कल उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो कुछ कहा, तो उसके लिए बहुत चर्चा है कि महाराष्ट्र में देखें तो एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ और हो सकता है, इसको लेकर बड़ी चर्चा है, तो इसलिए उन पर ज़्यादा मीडिया की नज़र आ रही।
और साथ ही जिस तरह से तमाम अहम मंत्रालयों की अगर बात की जाए, जिन पोर्टफोलियोज़ को जो बहुत अहम माने जाते हैं, कोई खबर या फिर कोई सुगबुगाहट की, खास तौर पर जो बड़े दल यानी बड़े शत्रप दल रहे हैं एनडीए के साथ, उनकी तरफ से कोई विशेष आकांक्षाओं की लिस्ट जो वो चाहते हों, ये पोर्टफोलियो उनको मिले, इस तरह की कोई खबर आपके पास? देखिए, मीडिया में बहुत सारी खबरें। आप देखिए 2019 से 2014 में जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, वित्त मंत्रालय, गृह और रक्षा मंत्रालय तो हम सब जानते ही हैं, इसके अलावा वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एविएशन मंत्रालय, सब कुछ बीजेपी के मंत्रियों के पास था, यानी बीजेपी से चुन के आने वाले सांसदों के पास था। अब इस बार हो सकता है कि इन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से कुछ मंत्रालय टीडीपी और जेडीयू के मंत्रियों को दिया जाए। वो इसलिए ये चर्चा बहुत है कल से, क्योंकि जेडीयू और बिहार, खासतौर पर बिहार से आने वाले जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी एक आकांक्षा होती है कि रेल मंत्रालय उन्हें दिया जाए। एक तरह से एक समय जब रेल बजट अलग होता था तो उसकी एक अपनी राजनीति होती थी, एक संदेश देना होता था, और बिहार में हम नई नई ट्रेनों की शुरुआत एक जमाने में उस रेल बजट के जरिए देखते रहते थे। उसके बाद हमने देखा कि बहुत फोकस रेलवे का रहा जब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के तौर पर काम किया पूर्वी भारत में, इसमें बिहार भी है। तो इस तरह से वो एक ऐसा मंत्रालय है जिसको लेकर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। तो ऐसी चर्चा है मीडिया में कि जेडीयू हो सकता है कि ये चाहे कि रेल मंत्रालय, लेकिन ये कोई पुष्ट खबर नहीं है। ऐसा कोई आधिकारिक डिमांड कोई मीडिया के जरिए नहीं रखा जाता है। वो आंतरिक बातचीत का हिस्सा है और जरूर चाहेंगे जेडीयू और टीडीपी कि उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन रेलवे मंत्रालय ही चाहते हैं, ये खबरें जरूर है, लेकिन वो पुष्ट बिल्कुल नहीं। एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात की जाए, उसके लिए ये कहा गया कि कई जो विशिष्ट मेहमान हैं उनकी सूची तैयार है। किस इस तैयारी को ग्रैंड बनाने के लिए आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम पॉइंटर्स या की टेकअवेज हो सकते हैं? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं उनको आमंत्रण जाएगा। जो मुख्यमंत्री हैं, जो इंडी गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं, उनको भी आमंत्रण किया जा सकता है। वो निश्चित तौर पर वो एक प्रक्रिया होगी। लेकिन आप सबकी नजरें सिर्फ इसी बात पर है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन मीडिया में कई 8 बता रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि 9 को हो सकता है। तो वो जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेगा, उसमें कितने मंत्री शामिल होंगे, क्या बाद में एक बड़ा विस्तार होगा? क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि पहले कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री के साथ और बाद में हम एक विस्तार देखते हैं। तो क्या वो होगा, या पहले ही बार में हम देखेंगे कि बड़ा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेगा? इस सब पर नजरें होंगी और निश्चित तौर पर एनडीए के सहयोगी रहेंगे, देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को न्योता जाएगा। तो वो तो एक प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर वो तो होगी। चलिए, आप इस जो बैठक चल रही है इस वक्त नड्डा आवास पर, उस पर नज़र बनाए रखिए। बहुत रोमांचक और एक्साइटिंग जानकारियाँ भी वहाँ से आएंगी जो आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि फिलहाल इन तमाम अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़ास तौर पर जो तमाम घटक दल हैं एनडीए के, उनके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए जो बड़ा जिम्मा है वो जेपी नड्डा को के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। तो देखते हैं आगे यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वही अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की, जिनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा बयान क्या है वो आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदर्शन पर राउत ने कहा कि अगर यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी और उनका साथ ना होता तो कांग्रेस इतनी सीट नहीं जीत सकती थी। हालांकि राउत ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी मजबूती से काम करेगी। महाविकास अघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 30 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस का 13 सीटों पर कब्जा है। आइए आपको सुनवाते हैं संजय राउत ने आखिर ये बयान कैसे दिया। चलिए, तो कांग्रेस के वोट बढ़ाने में, यानी कि उनका मानना है कि शिवसेना की जो भूमिका है, उद्धव वाली शिवसेना, बहुत अहम है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब के
हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ वोट्स है। और इन तमाम सियासी हलचलों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के आवास पर भी एक बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र में भी इस वक्त सियासी हलचलें तेज हैं। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे वहां पर पहुंचे हैं और यहां संजय राउत का ये मानना है कि भाई जो भी सीटें आई हैं कांग्रेस की, अगर उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है शिवसेना का, उसकी हम कह सकते हैं उसकी मदद ना होती, उसका साथ ना होता तो इतनी सीटें आना मुश्किल था। बड़ा बयान। तो सीधे इन तमाम अपडेट्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारी सहयोगी श्यामा के पास चलते हैं। श्यामा, नतीजों पर अब हम कह सकते हैं सवाल है और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बवाल हो रहा है। कहीं कोई कह रहा है कि भाई अगर हम साथ ना होते तो इतनी सीटें नहीं आती। वहाँ एनसीपी गुट की अलग अपनी बातें हैं। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? वहाँ फडणवीस साहब कह रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए आंचल, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 2014-2019 के बहुत ज़्यादा विपरीत इस बार का जो रिजल्ट है वो आया हुआ है और बहुत बड़ा झटका यहाँ पर महायुति को लगा हुआ है, क्योंकि महायुति ने ये एक्सपेक्ट किया था कि एक बड़ा आंकड़ा उनकी झोली में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो हुआ है कि कांग्रेस ये खुद भी नहीं उम्मीद कर रही थी कि उनके पास में सीटें आएंगी और उम्मीद जो एग्जिट पोल्स की भी अगर बात करें तो एक ही सीट दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स के विपरीत कांग्रेस को यहाँ पर 13 सीटें मिली हुई हैं। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कुल मिला के इन्हें 30 सीट मिली हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा एक आंकड़ा है अपने आप में ही। वहीं अगर हम महायुति की बात करें तो महायुति बीजेपी के पास सिर्फ 9 सीट और इस तरीके से बहुत कम सीट आए हुए हैं इन्हें। अब यहाँ पर क्रेडिट की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आपने संजय राउत की बात की तो संजय राउत ने अपने आवास स्थान पर पीसी करते हुए ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने भी मशक्क़त की है कांग्रेस को एक तरीके से प्रचार प्रसार में मदद करने के लिए। उन्होंने साफ साफ ये भी बताया कि उन्हें कितनी सभाएं ली हैं बारामती में, क्योंकि बारामती एक बहुत हॉट सीट माना जा रहा था और सुप्रिया सुले वहाँ से जीती हैं, तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे गुट अपने क्रेडिट को लेने आ गया है वहाँ पर कि उन्होंने बहुत सारी सभाएं की हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो सीट शेयरिंग जब चल रही थी, सीट शेयरिंग भी काफ़ी लंबा समय तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बयान में ये भी कहा कि रामटेक की सीट जो थी उनकी सिटिंग सीट थी, यानी कि उनकी सीट थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें आ जाएगा, लेकिन वो भी उन्होंने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस वहाँ से जीती भी है। तो एक बहुत बड़ा बेल्ट जो नक्सल का बेल्ट है वहाँ पर कांग्रेस उभर के आई हुई है। नंदुरबार, धुले, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, ये सारी जो जगह हैं 13 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिली है। और वहीं अगर हम बात करें संजय राउत की, तो संजय राउत की हर दिन पीसी हम सुनते ही हैं, कोई ना कोई उनकी तरफ से बयान आते ही हैं और उन्होंने इस बयान में देवेंद्र फडणवीस पर भी अटैक किया है। उन्होंने उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां की हैं, क्योंकि आप भी बता रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ने कल मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो जितना भी एक तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है, बुरा परफॉर्मेंस हुआ है महायुति का महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी वो सौंपते अपने आप पे लेते हैं। और एक तरीके से उन्होंने ये भी एक संदेश भेजा है जो टॉप लीडर्स हैं कि उन्हें अभी फिलहाल इस पोजीशन से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद से उन्हें मुक्त किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से जो कामकाज है, अब क्योंकि विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें लग जाएं, उसकी तैयारी करें वो जयत तरीके से, तो यहाँ से उन्हें मुक्त किया जाए और वो उसमें ज़्यादा अपना हाथ बढ़ा सकें। इस पर भी संजय राउत ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, जनता ने पहले ही अपने एक तरीके से ये रिजल्ट बताते हुए कह दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां भी की हैं देवेंद्र फडणवीस पर। आप पहले बता चुकी हैं एनसीपी की मीटिंग चल रही है, साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली गए हैं आज। क्या होता है उस फ्रंट पर, क्या होता है महायुति महाविकास आघाड़ी के फ्रंट पर, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि साफ साफ संजय राउत की ओर से बयान आ रहा है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी और बनती भी है तो वो चलेगी नहीं। तो इस तरीके से जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके पास तथ्य है,
एक चीज़ आप समझना चाहिए कि अजीत पवार के यहाँ पर भी बैठक का दौर जारी है और वहीं लोकसभा चुनावों में हमने देखा कैसे शरद पवार का डंका बजता हुआ नजर आया। उस लिहाज से कहीं ना कहीं एनसीपी के जो तमाम विधायक हैं जो कहीं ना कहीं अजीत पवार के पास शामिल हुए थे वो भी मुंह मोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी खबरें हैं सियासी गलियारों में। देखिए आंचल, जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हुआ था उसी दिन से ये जो बयानबाजी है या खबरें हैं वो उड़ना शुरू हो चुकी थी कि फ़ोन जा रहा है एनडीए की तरफ से, जो टूटी हुई पार्टी है उनकी तरफ से बनी हुई पार्टी को जा रहा है, बनी हुई पार्टी को टूटी तरफ से जा रहा है। तो ये सारी बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से राइप होती हैं और ये इसमें कितना तथ्य होता है, ये किसकी तरफ से बयान आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, क्योंकि ये क्रेडिबल है या नहीं है या सिर्फ हवा में बयानबाजी होती है। क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारी बातें उठती हैं कि संजय राउत की अगर बात करें तो वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को ज़बरदस्ती एनडीए में रखा गया है। तो ऐसी सारी बयानबाजी काफ़ी हो रही हैं। और यहाँ पर भी अगर बात करें तो अजीत पवार फिलहाल तो जिस तरीके से एक ही सीट पर संतुष्टि करना पड़ा है, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तैयारी अब हम विधानसभा के लिए करेंगे। अंदेशा तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो अलायंस अभी बनी हुई है, जो पार्टियां साथ में आके महाविकास आघाड़ी की बात कर लीजिए या महायुति की बात कर लीजिए, दोनों ही साथ में जाने के लिए तैयार हैं विधानसभा के इलेक्शंस के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की बात अब जैसे करते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, क्या यहाँ पर कब होता है, कैसे ऊंट किस तरफ करवट बैठता है, करवट लेता है, वो नहीं बता सकते। तो महाराष्ट्र का भी यही एक स्थिति होता है और देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के जो सीटें अनाउंस होती हैं, सीट शेयरिंग अनाउंस होती हैं, तब तक यहाँ पर कितना बदलाव, कितना उछाल आता है। चलिए, तो महायुति और महाविकास आघाड़ी को लेकर तमाम जो अपडेट्स होंगी वो हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। खासतौर पर चुनाव के नतीजे आने के बाद ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की आज मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्ते रहे हैं। यूपी में टीएमसी को सपा ने बदोही सीट दी। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे का कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत था कि जब सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाए जाने का फैसला किया जाना था, तब ममता और अखिलेश नहीं गए थे। अभिषेक और अखिलेश की मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे होनी है। चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की है। तो तेजस्वी सूर्य ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश के नेता और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और आज टीडीपी के नेताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। बैठक में राज्य में सरकार बनाने को लेकर मंथन होना है। कल रात एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली से विजयवाड़ा पहुंचे थे। टीडीपी की अगुवाई में नायडू ने प्रचंड जीत दर्ज की और 175 सीटों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को केवल 12 सीटों से संतोष करना पड़ा। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के सांसदों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर
निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खास तौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है। उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खास तौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खास तौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से बात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में उनकी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आपसी और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इसके साथ ही रणनीतिक साझेदारी और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने विश्वसनीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी सहित साझा अमेरिकी भारत प्राथमिकताओं पर नई सरकार को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की नई दिल्ली की आगामी यात्रा पर भी चर्चा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। एक्स पर बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा आपकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर साझा की और एक्स पर पोस्ट किया और सतत विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं से निपटने और हमारे देश के बीच सहयोग को मजबूत करने में तीसरे कार्यकाल की बधाई। ब्राजील और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्याय का मुकाबला करने और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजील में G20 और IBSA शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद भी जताई। अमेरिका के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री को एक्स पर बधाई दी। उन्होंने पोस्ट किया कि अमेरिका भारत सरकार के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। साथ ही उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले करीब 650 मिलियन मतदाताओं की भी प्रशंसा की है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने भारत के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीत की बधाई दी है। एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने बधाई संदेश देते हुए लिखा, जैसे जैसे यूरोपीय संघ अपने चुनावों की ओर बढ़ रहा है, हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों में लोगों की आवाज़ बुलंद करने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत के बीच निरंतर सफल साझेदारी की आशा भी जताई है। ब्रिटेन के विदेश सचिव और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में आपकी जीत पर बधाई। भारत और यूके अपने लोगों को जोड़ते हुए मित्र और साझेदार के रूप में अच्छे संबंध साझा करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में संपन्न 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में जीत हासिल करने पर दुनिया के नेताओं के बधाई संदेशों के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविक्स पर आभार जताते हुए पोस्ट किया। हम लातविया के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं और इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं।
वक्त छोटे से ब्रेक का है। लॉ एंड ऑर्डर जैसा कुछ है यहाँ पर? व्हाट द हेल इज योर गवर्नमेंट डूइंग चीफ मिनिस्टर सर? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है सबका सब? नाम से ही भड़केंगे ये डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन नाम नहीं देंगे हम इसे इसे हम अहिंसक विरोध करेंगे। मुल्क हासिल करना है तो खून तो बहाना ही पड़ेगा। जिन्ना का मुस्लिम लीग का इंटरिम सरकार से जुड़ना खतरनाक हो सकता है, हमें ये स्वीकार नहीं। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की यह विशेषता है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और करते हैं कुछ अन्य खबरों का। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी कस्टडी आज खत्म हो रही है। जेडीएस से निलंबित प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु कोर्ट ने 31 मई को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में उसे भेजा था। आज वो 30 मई की रात थी और 35 दिन बाद जर्मनी से रेवन्ना भारत लौटा था। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस का उम्मीदवार था और उसके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। बहरहाल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुका है। एसआईटी आज फिर अदालत से रेवन्ना की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा पर करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सहस्त्रताल में फंसे ट्रैकर्स का रेस्क्यू अभियान खत्म हो गया। आज सुबह 4 शवों के रेस्क्यू के बाद अभियान समाप्त कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को 5 शवों का रेस्क्यू कर लिया गया था और 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सहस्त्रताल की ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों वाले ट्रैकिंग दल में 10 महिलाएं भी शामिल थीं और इस ट्रैकिंग दल को 7 जून तक वापस लौटना था, लेकिन मंगलवार को सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से ये दल रास्ता भटक गया। उत्तराखंड के नैनीताल के हंस्यू झड़गांव के पास एक टैक्सी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय प्रशासन, बचाव दल और जो चिकित्सक हैं उनकी टीमें राहत कार्यों के लिए मौजूद रहीं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इस पूरे हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। इसके साथ ही प्रशासन को दुर्घटना की जांच और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में कल से सुधार हुआ है। हालांकि सिलचर में एक और व्यक्ति के मरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। खोपोली, कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, नगांव, करीमगंज, धेमाजी, मोरीगांव, हुजई, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, हैलाकांडी और कार्बी आंगलोंग पश्चिम जिला प्रभावित हैं। कुल 375 गांव और 19 राजस्व मंडल भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 112 राहत शिविर और 21 वितरण केंद्र स्थापित किए गए। 22,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं और बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले तेज दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी हवाओं के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में
गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले सप्ताह मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आईएमडी ने 7 और 9 जून के बीच असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली जल संकट मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया। आदेश में हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। बड़ी खबर, हथनीकुंड बैराज के रास्ते मिलेगा अतिरिक्त पानी, यानी कि कल से 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को छोड़ना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा सहयोग करे इस मामले को लेकर। खास तौर पर पानी के संकट से लगातार दिल्ली जूझ रही थी, जिसे लेकर आज जो जस्टिस विश्वनाथन हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश 150 क्यूसेक पानी देने को तैयार है, तो हरियाणा को समस्या क्या है? ज़रूरत पड़ी तो हम प्रदेश के मुख्य सचिव को भी निर्देश देंगे। हरियाणा को भी सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई, जहां साफ तौर पर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश दिया गया है और कल से ये काम करना होगा हिमाचल प्रदेश को। कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा इस पूरे मामले पर सहयोग करे। तो ख़ास तौर पर हमने देखा कि पानी के संकट से दिल्ली जूझ रही थी। हालांकि जो पिछली सुनवाई हुई थी, तो पिछली सुनवाई जब हुई थी तब भी ये कहा गया था कि आखिरकार क्यों सहयोग नहीं दिया जा रहा, तो हरियाणा को भी सहयोग करने के निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, हालांकि पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए उस पर भी आएंगे, तो दिल्ली जल संकट का ये मामला है। अहम खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को यह आदेश दिया है। हथनीकुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश, और यहाँ तक कि हरियाणा को भी कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर हरियाणा सहयोग करे। इस पूरे मसले पर हथनीकुंड बैराज के रास्ते से मिलेगा अतिरिक्त पानी। पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पानी पर जिस तरह से ये कहा गया कि भाई पानी की बर्बादी की जाती है, वाटर माफिया को लेकर भी सॉलिसिटर जनरल ने कई अहम सवाल उठाए थे, जिस पर विपक्ष का ये कहना था कि खास तौर पर जो यमुना का रिवर बोर्ड है वो इस पर कोई अलग से मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया है कि 137 क्यूसेक पानी कल से हिमाचल को छोड़ना ही होगा। जल संकट से हर बार जब गर्मी का मौसम आता है तो दिल्ली जूझती है। ऐसे में पानी की बर्बादी को लेकर ये भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्या इस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कितनी सजग है दिल्ली सरकार, इस पर भी कई बातें सामने आई। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसे छोड़ना होगा हिमाचल प्रदेश को। और इसके लिए साफ तौर पर मदद करनी होगी हरियाणा को। हम जानते हैं कि समस्या क्या है, इसका जिक्र भी किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा है कि हिमाचल पानी देने को तैयार है, जबकि हरियाणा ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। लेकिन इस तरह से जो सुनवाई हुई है, अब हरियाणा का रुख भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कि अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को बैठक करने और दिल्ली की मांग पर विचार करने के लिए कहा था। आज कोर्ट को बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा भी सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक करते हैं, दिल्ली जल संकट के मामले से ये खबर सामने आ रही है। साफ तौर पर पानी माफिया, पानी की बर्बादी को लेकर लगातार दिल्ली जल संकट जो है वो गहराता है, और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को भी आदेश दिया है कि भाई आप पानी छोड़िए और दिल्ली को अब अतिरिक्त पानी मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इससे जो समस्या है खासतौर पर जल संकट की, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी।
तो जल संकट से बाधित हो जाते हैं विकास के कई कार्य, क्योंकि स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, तो आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी छोड़ना होगा, हरियाणा को भी कोऑपरेट करना होगा। दिल्ली जल संकट मामला कहीं ना कहीं समस्या का थोड़ा बहुत निवारण होता हुआ। एक बैठक करे और उसमें स्थिति का आकलन किया जाए कि क्या दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा जो पानी की जरूरत है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो उस बैठक में जो सभी स्टेट है, हरियाणा सरकार को कुछ चीजों पर आपत्ति थी, हालांकि उन आपत्तियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और ये कहा कि जब पानी हिमाचल मेरी आवाज आपको मिल रही है विकास? चलिए, तो दिल्ली जल संकट मामला है जिसका जिक्र लगातार कर रहे थे विकास सारथी का ये मानना था कि अहम जो सुनवाई है उसके अहम पॉइंटर्स वो हमसे साझा कर रहे थे कि हथनीकुंड बैराज के रास्ते से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिया जाएगा, 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को छोड़ना होगा, हरियाणा को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात भी कही गई है और साफ तौर पर जो हरियाणा के सचिव हैं उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा कि अगर वो इस पर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो दिल्ली में जल संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, जिसमें आप सरकार की ओर से याचिका लगाई गई कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कम से कम 1 महीने के लिए दिल्ली को ख़ास तौर पर ये एक्स्ट्रा पानी है वो छोड़ने का निर्देश दें। 31 मई को दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी। जस्टिस पीके मिश्रा, जस्टिस केवी विश्वनाथन के वेकेशन बेंच ने 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश भी दिए थे। बढ़ते आगे, चिकित्सा जगत में हर उपलब्धि एक उम्मीद की किरण है और एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसमें भारतीय सेना के कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में डॉक्टरों की एक टीम ने सशस्त्र बलों में पहले पैंक्रियास ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रांसप्लांट टीम ने भारतीय सेना के एक सैनिक के ब्रेन डेड मरीज के पिता से सफलतापूर्वक पैंक्रियास और किडनी निकालकर जरूरतमंद रोगी में ट्रांसप्लांट की। सशस्त्र बलों में पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की पहली उपलब्धि है। ट्रांसप्लांट से लाभ पाने वाले मरीज जो हैं वो एक मेडिकल का छात्र है। बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। सदियों से प्रकृति के इकोसिस्टम का हिस्सा रहे वल्चर्स यानी गिद्धों के साथ अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के कोटद्वार में एक शिक्षक 26 वर्षों से विशेष प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी। देखिए रिपोर्ट के जरिए। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधों और नदी नालों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी सुरक्षित रखना होगा। हमारे पर्यावरण में अलग अलग पक्षियों का बड़ा महत्व है। इन पक्षियों में पक्षीराज कहे जाने वाले गरुड़ का विशेष महत्व होता है। गरुड़ यानी गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी माना जाता है, क्योंकि ये गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जानवरों से फैलने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारी सुरक्षा करता है। यदि हमें पर्यावरण बचाना है तो लुप्त होने के कगार पर खड़े गिद्ध को भी बचाना बहुत जरूरी है। कोटद्वार नंदपुर निवासी शिक्षक और पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकुरेती गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए लगभग 26 वर्षों से काम कर रहे हैं। साथ ही पिछले 12 वर्षों से गिद्धों के संरक्षण के लिए हुए अपने कार्यक्षेत्र रिखणी खाल क्षेत्र में अपने विद्यालय के आसपास की पहाड़ियों पर रहने वाले गिद्धों को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए वो गांव वालों को जागरूक करते हैं और उन्हें पर्यावरण के प्रति संदेश देते हैं।
आसपास के गांव में लोगों को मोटिवेट करता है कि आप कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आपका कोई मवेशी मरता है तो उसको एक स्थान पर ऐसी जगह में रखें जहाँ पे गिद्ध उसको आसानी से देख सके, अपना भोजन प्राप्त कर सके। और दूसरा, जंगलों में जो वनों में आग लग रही लगातार, क्योंकि इससे भी मैंने देखा गिद्ध बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से लोगों को मोटिवेट करना है कि गिद्ध भी हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। पक्षी प्रेमी दिनेश चंद्र कुकरेती कहते हैं कि गिद्ध हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पक्षी होता है। इसके बिना पर्यावरण संतुलन की कल्पना भी मुश्किल है। यदि गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से पर्यावरण बचेंगे, गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से एक हमारे पास ये कि मवेशियाँ जो हम अपने जो मवेशियाँ हैं हम उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर से हमारे घर में पशुधन भी बढ़ेगा, पशु जंगल बढ़ेगा, वनों में आग लगना या कीटनाशक का प्रयोग हम पूर्णतः प्रतिबंध करेंगे, क्योंकि कीटनाशक के प्रयोग से न सिर्फ गिद्ध नहीं बहुत सी पक्षियाँ या छोटे जीव जंतु जो होते हैं उन मर जाते हैं। दिनेश चंद्र कुकरेती वो समय समय पर क्षेत्रवासियों और विद्यार्थियों के साथ क्षेत्र में रहने वाले गिद्धों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसका परिणाम ये है कि आज उस क्षेत्र में एक बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा रहे हैं, जो एक सुखद पहलू है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आज के दौर में यूपीआई लोगों के लिए लेन देन का सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प है। ये विकल्प अब साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में भी जल्द देखने को मिलेगा। दरअसल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने यूपीआई जैसी पेमेंट सिस्टम को पेरू देश में लागू करने के लिए साझेदारी की। NIPL ने बयान में कहा कि ये सहयोग का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसकी वजह से पेरू साउथ अमेरिका में यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बना। एनपीसीआई इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितेश शुक्ला का कहना है कि इस पार्टनरशिप का उद्देश्य पेरू के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले यूपीआई जैसी प्रणाली विकसित करने के लिए भुगतान नियामक ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया था और इसी साल फरवरी में श्रीलंका में भारत की यूपीआई सेवाएं शुरू की गईं, जिसमें भारतीय यात्री यूपीआई ऐप का उपयोग कर श्रीलंका में बिजनेस प्लेस पर QR कोड के जरिए भुगतान कर पाएंगे। और इसके अलावा मॉरिशस में भारतीयों के लिए बिना किसी परेशानी के रुपयों का भुगतान करने और रुपए कार्ड के साथ यूपीआई कनेक्टिविटी लॉन्च की गई। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री आज आखिरी बार भारतीय टीम की अगुवाई करने मैदान पर उतरेंगे। भारत का सामना फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में कुवैत से है। टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दें। भारतीय टीम के लिए मैच करो या मरो की तरह है। टीम अगर इस मैच को जीतती है तो पहली बार 18 टीमों के क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति में होगी। एक तरफ जहां अमेरिका में क्रिकेट के T20 विश्व कप का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं टाइम्स स्क्वायर में भारतीय खान पान की भी धूम देखने को मिल रही है, जो क्रिकेट के दीवानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की खास रिपोर्ट। क्रिकेट विश्व कप अमेरिका पहुंच चुका है, लोगों में उसको लेके खासा एक्साइटमेंट है। इस वक्त मैं हूँ एक सार इंडियन बिस्ट्रो है, इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जो अमेरिका का फेमस टाइम स्क्वायर है वहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारत के लोग हैं यहाँ पे। तो ज़रूर है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट में आते हैं लोग, खाना खाते हैं, लेकिन क्या खासियत है बताते हैं आपको। हेमंत जी जो है वो भारत के मिशेलिन स्टार कुक है, पहला इंडियन शेफ जिसे मिशेलिन स्टार मिला था यहाँ नॉर्थ अमेरिका में। इंडियन अमेरिका में क्रिकेट पहली बार आ रहा है, आप भी पहले भारतीय थे जिसको मिशेलिन स्टार में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं विश्व ये वर्ल्ड कप की, और इनफैक्टली वी आर मेकिंग सम फूड आल्सो फॉर देम। भारत और पाकिस्तान के ज़्यादा हैं, वो भी करेंगे। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो खाना यहाँ पे आप लोग देते हैं, ये कितना भारत को प्रमोट करता है? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे मिलेट का आप लोग बहुत यूज़ करते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में हमने पिछले साल मिलेट को प्रमोट किया था। हमें इंडियन कौंसलेट की तरफ से यहाँ पे प्रमोशन के लिए वो आए थे, तो हमने मेरे बड़े भाई हैं हेमंत माथुर जी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी मिलेट को प्रमोट करने के लिए। और हमारे रेस्टोरेंट्स में इंडियन कम्युनिटी, मेन स्ट्रीम अमेरिकन कम्युनिटी आते हैं, खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। खाना खाते हैं तो भारत की याद आती है, वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, वो भी भारत की याद आती है। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे अपने एक हिंदुस्तान का खाना मिलने तो और भी बढ़िया हम लोग को लगा कि अपने यहाँ पे आके यूएसए में आके हम लोग को अपना खाना मिला, बहुत सेटिस्फाई है। और उसमें पर्टिकुलर हम लोग गुजराती होने के बाद जैन हमको मिला, वो बहुत बढ़िया लगा। तो आपने सुना, खाना और क्रिकेट दोनों भारत की फेवरेट चीज़ें हैं और जिस तरीके से भारतीय खाना, भारतीय संस्कृति इस अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर में एक तरह से बोल रहा है, एक तरह से लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय है, वैसे ही क्रिकेट भी उतना ही प्रिय होने वाला है अमेरिका में जल्द से जल्द। और कोशिश यही रहेगी कि भारतीय टीम की कि ये विश्व कप जो पहली बार अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में पहले भी हो चुका, वहाँ पे जीत दर्ज करके इसको ऐतिहासिक बना दे। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।